नमस्ते, मेरा नाम है शिवानी गुर्जर और सदन के आज के इस मंच पे आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं रोहित अग्रवाल जी। रोहित सर के पास तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा गहरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग इंडिया की ज्योग्राफीज में अपना काम किया है, जैसे काफी स्टेट्स जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड मेट्रो सिटीज लाइक अगेन दिल्ली एंड मुंबई। वो टाटा के साथ 2023 से एज अ पोजीशन ऑफ हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिनटेक बिजनेस काम कर रहे हैं। तो रोहित सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ सदन के इस मंच पे। थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने कुछ वक्त निकाला। थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम एंड आई थिंक सदर्न टीम का शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर फॉर अस सर टू हैव यू विद अस। सो श्योर। ऑन दिस नोट, मैं मेरा पहला सवाल पूछना चाहूंगी आपको। सर, हम देख रहे हैं कि आजकल कैपिटल मार्केट्स के बारे में अवेयरनेस जैसे बढ़ रही है, उसके साथ साथ ही काफी नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट्स में। सो ये जो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट या निवेश हम देख रहे हैं मार्केट में, इसका भविष्य कैसा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? सो शिवानी, आई थिंक कैपिटल मार्केट्स के बारे में अगर बात करें तो अगर हम इसको चलो एक उदाहरण से समझते हैं। सो जैसे अगर आपने देखा हो कि आज से 100 साल पहले अगर हम बात करें तो कौन से विकल्प थे हमारे आने जाने के लिए। तो अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आप घोड़े पर ऑफिस आइए तो आपको कैसा लगेगा? राइट? या आप घोड़ा गाड़ी कर कर ऑफिस आइए तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन अगर राइट। हम 100 साल पहले ऐसे विकल्प की बात करें तो घोड़ा गाड़ी एक बहुत बड़ा विकल्प था और लोग उसी से आना-जाना पसंद करते थे। और शायद जब ये सोचा गया कि इससे तेज़ विकल्प क्या हो सकता है आने वाले समय में, तो उन उनके पूछने से शायद ये निकला था कि हमें तेज़ घोड़े चाहिए, जो कि तेज़ भाग सकें। सो क्या हम वैसा कुछ आविष्कार कर सकते हैं जिससे कि हम जल्दी पहुँच पाएँ और हम घोड़ों को तेज़ भगा पाएँ? लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमें एक गाड़ी चाहिए, कि हमें एक राइट। गाड़ी चाहिए और एक गाड़ी का आविष्कार हो जाएगा और आज की डेट में शायद अगर आप घोड़ा गाड़ी देखते हैं तो शायद बच्चों के खेलने के लिए किसी फैंसी जगह पे मिल जाते हैं। लेकिन आज आपको सड़क पे चलने के लिए वैसा विकल्प नहीं मिलता। सो सिमिलरली एक और अगर हम चीज़ देखें तो आपने अगर देखा हो कि यू नो आई डोंट नो आज आपने कभी ये लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, जो हमारे घरों में होता था, जिसमें नंबर डायल करने के लिए भी एक सर्कल लगा होता था, है ना? तो ये मैं अगर बात करूँ आज से 25-30 साल पहले, तो वो जिसके घर पर होता था शायद वो प्राइड फ़ील करता था कि हाँ यार मेरे पास फ़ोन है। और कई बार तो आस-पास जी। वाले घरों को भी नंबर देके रखते थे कि हाँ यार हमारा फ़ोन आए तो यहाँ पर आप कॉल कर लेना। पूरे कॉलोनी का मिलके एक फोन जैसे एक होते फ़ोन हैं। होता था या और लेकिन कभी किसी ने ऐसा कल्पना नहीं करी थी कि फ़ोन मेरे हाथ में होगा और मैं कहीं भी होऊँगा। मैं सड़क पर हूँ, मैं घर की छत पर हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं किसी से भी अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से बात कर पाऊँगा, मेरी ज़रूरत की बात उसी समय हो पाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें, जिस तरह से विकल्प चेंज होते रहते हैं हर चीज़ में, उसी तरीके से अगर हम इसको आज कैपिटल मार्केट में या अपने निवेश के विकल्पों से अगर रिलेट करें, तो आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप एक यंग जनरेशन में हैं, आप लर्नर्ड एक इन्वेस्टर हैं, एक निवेशक हैं जिनको समझ आती है। तो आज अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपका सबसे पहला प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? निवेश करने के लिए आप सबसे पहले क्या चीज़ में आप सोचेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरे को अच्छा रिटर्न मिले और वेल्थ क्रिएट हो? इक्विटी सर। आप इक्विटी आई सोचेंगे, थिंक है ना? इक्विटी। जी। या लेकिन अगर मैं यही आपके 2 या 3 जनरेशन पहले चला जाऊँ, मतलब आपके दादा की बात करें या आपके परदादा की बात करें, तो अगर उनसे हम पूछते कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो उनका रिएक्शन शायद कुछ और ही होता, राइट? जी। तो वो लोग शायद फिक्स्ड डिपॉज़िट में या ट्रेडिशनल या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना? उन्हीं सब में प्रेफ़र करते हैं। लेकिन आज की डेट जी। में अगर आपको मैं बोलूँ तो आप आज एफडी में इन्वेस्ट कर लीजिए, मतलब है ना? या किसी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो शायद आपका झुकाव कम होगा।
राइट? आपका बिल्कुल। जो परसेंटेज एलोकेशन भी है वो कंपैरेटिवली कम होगा। सो इसी डेफिनेटली तरीके या। से अगर हम वो कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो ये एक हम ये नहीं बोलेंगे कि आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो सिर्फ एक जुनून को देखते हुए आ रहे हैं या सिर्फ एक ये देखते हुए आ रहे हैं कि हाँ मार्केट में रिटर्न बन रहा है। ये एक नया विकल्प जब खुला तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ हम इसमें भी निवेश कर सकते हैं और ये निवेश क्यों हमारे लिए बेहतर है। अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसा रखेंगे तो कैसे हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। सो दैट इज वेयर आई थिंक दिस कैपिटल मार्केट एक शिफ्ट जो है, एक सोच या। का जो बदलाव है वो है। और अगर हम उसको देखें तो शायद ये सिर्फ एक शुरुआत है अभी। अभी भी हम इतने ज़्यादा निवेशक या इतना ज़्यादा बड़ा निवेश जो है वो नहीं देख पाते हैं इसमें, कैपिटल मार्केट में। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा झुकाव जो है वो आया है, तो आई थिंक अभी हमने बहुत ही शुरुआती दौर है। सो आई थिंक इसका फ्यूचर जो है वो अभी बहुत ब्राइट है। आगे अगर हम देखें तो आई थिंक इसमें अभी बहुत सारा चीज़ें होनी बाकी हैं और जैसे-जैसे निवेश करने की जो तकनीक है, जैसे बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लो कॉस्ट ट्रांज़ैक्शन अवेलेबल है। तो आई थिंक वैसे-वैसे अगर करते हुए सो आज की डेट में कैपिटल मार्केट्स स्टिल हैव अ फार लॉन्ग वे टू गो एंड डेफिनिटली इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं जो कि लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए आगे अवेलेबल है। सो आई थिंक इट हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर टू। दैट सर, इसी नोट पे मुझे टाटा के एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आपसे थोड़ा पूछना था। टाटा कैपिटल इंडेक्स, जो कैपिटल निफ्टी कैपिटल इंडेक्स फंड है टाटा का, ये एक कैसा फंड है और आप थोड़ा उस बारे में हमें बता सकते हो क्या? श्योर, आई थिंक अगर आप देखें तो ये एक नया फंड है जो हमने लॉन्च किया है अभी, टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। और अगर इस फंड की बात करें तो एक्चुअली ये फंड का जो निवेश करने का जो तरीका है वो बेसिकली कैपिटल मार्केट में जो चीज़ें लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल हैं वहाँ पर ये इन्वेस्ट करेगा। सो अगर हम देखें तो ये एक शुरुआत है, जैसे मैंने आपसे बात करा है ना, तो इंडिया में हमने बहुत अभी हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट हो गए हैं। आज हम 17 करोड़ राइट। डीमैट अकाउंट्स को पार कर गए हाँ। हैं, है ना? लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, मतलब सिमिलरली अगर हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड फ़ोलियोज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 20 करोड़ क्रॉस कर गए हैं इंडिया में, या एसआईपी के जो लाइव फ़ोलियो हैं वो करोड़ क्रॉस कर गए हैं इंडिया में। तो हमें ये नंबर सुनने में ना बहुत बड़े लगते हैं कि शायद आज की डेट में हमने बहुत ज़्यादा इक्विटी एज़ अ जी। निवेश को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, है ना? तो डीमैट का पेनिट्रेशन जो है वो इंडिया में अभी भी 8% है। राइट, डीमैट अकाउंट का पेनिट्रेशन इज अभी भी सिर्फ 8% है। जबकि अगर हम डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें जैसे यूएस में, तो यूएस में ये पेनिट्रेशन वो 32% है। ठीक है, सिमिलरली ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, या सो सिमिलरली जो हम एमएफ फोलियोज की बात करते हैं या एयूएम की बात करें कि आज वो 65 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। लेकिन अगर हम एमएफ म्यूचुअल फंड का एयूएम जो है अपने यहाँ, जितना म्यूचुअल फंड हम मैनेज करते हैं एज एन इंडस्ट्री, उसका रेशो देखें टू जीडीपी, तो हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड टू जीडीपी जो रेशो है वो सिर्फ 16% है। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएसए की बात करूं तो वो 145% है। मतलब जीडीपी से भी ज़्यादा वहाँ का म्यूचुअल फंड का एयूएम है, राइट? या और अगर हम ग्लोबल एवरेज भी देखें तो ग्लोबल एवरेज भी 74% है। सो आई थिंक स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, जो हम राइट। पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं इंडिया में ऑन इक्विटी साइड पर या म्यूचुअल फंड साइड पर या एसआईपी साइड पर। तो अगर इतना लॉन्ग अभी इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी पड़ी हुई है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कि ये निवेश के विकल्प जो खुल रहे हैं और जहाँ पर कि और निवेशक आएंगे और इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो डेफिनेटली उन सब कंपनीज को, जिन सब के साथ ये लोग जुड़ेंगे आकर, उन कंपनीज में जो लिस्टेड स्पेस में वो जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज का पोर्टफोलियो जो है वो हम बेसिकली उसमें निवेश करने जा रहे हैं इस कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड में। सो जिस तरह से अगर आप देखें इन सब चीज़ों में आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी
उसी तरीके से डेफ़िनेटली जो भी कंपनियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो भी संस्थाएँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब भी अपने आने वाले समय में और ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगी, उन सब की प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ेगी और जो कि निवेशक जो हैं वो उनसे उनका फ़ायदा जो है उनको भी पहुँचेगा। सो दिस इज़ सर बेसिकली आपने या प्लीज़। आपने काफी अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हमारे साथ, जिससे आइडिया आ सकता है हमारे दर्शकों को कि जो इंडिया का स्केल है, हम भारत में जो इन्वेस्टमेंट अभी देख रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे हमारे पास कितना आगे ग्रोथ के लिए एक पाथ है, और हम कितने आगे जा सकते हैं एज एन इकोनॉमी एंड एज अ कंट्री इन इन्वेस्टमेंट्स। या ऑन दिस नोट जस्ट सर एक डिटेल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो टाटा की स्कीम के बारे में हम बात करें, ये कौन से उद्योग क्षेत्रों में निवेश करेंगे? सो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो कंपनीज़ हम कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में निवेशकों के आने से जिनको फ़ायदा होगा, तो उन सब कंपनीज़ में, उन सब सेक्टर्स में बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अगर आप देखिए अगर आज आप एक निवेशक हैं, तो अगर आज आप एक निवेशक हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको एक अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की या एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको बताए कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जी या किस माध्यम से आप इन्वेस्ट कर पाएँगी, है ना? अगर आप ऑनलाइन भी जी। जाकर इन्वेस्ट करती हैं, तो बहुत सारे हम्म। प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको लेकिन वो ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर आपको निवेश करना पड़ेगा। तो सबसे राइट। पहला तो अगर हम देखें, ये हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और जो ब्रोकर हैं, वो जो है एक सेक्टर हो गया, जिसमें कि निवेशक का पहला कदम है, जहाँ पर वो आएँगे। उसके बाद ये पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्लीयरिंग हाउसेज़ से होकर या डिपॉज़िटरी से होकर गुज़रता है फर्दर। तो वो एक माध्यम, एक सेट ऑफ कंपनीज़ हो गई, एक सेक्टर हो गया जो कि इसका पार्ट रहेंगे। देन हम थर्ड देखें तो एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो कि इन सब की ट्रांज़ैक्शंस में हमारी सहायता करते हैं, तो उन सब में जाएगा। और अल्टीमेटली अगर उस आदमी ने फर्दर इक्विटी में निवेश किया है या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो वो पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पहुँचेगा। और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो है वो उसके फ़ोलियो बढ़ेंगे, उसका एसआईपी बुक बढ़ेगा, उसका एयूएम बढ़ेगा, तो उन सब में जाकर फर्दर ये पैसा जो है वो निवेश होगा। सो आई थिंक अगर हम इसकी की सेक्टर्स की बात करें कि इसमें जो रहेंगे, तो सबसे पहले इसके की सेक्टर्स में आपके एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं, ठीक है? एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म्स में तकरीबन आप मान सकते हो कुछ 31% का एक्सपोज़र जो है वो एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म्स को मिलेगा। जो हमने एएमसीज़ की बात करी है, फंड हाउसेज़ जो भी लिस्टेड स्पेस में हैं, तो कुछ 25-26% जो है एक्सपोज़र वो उनमें जाएगा। देन आपका जो है जितने भी ये ब्रोकिंग फ़र्म्स हैं या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनमें हाँ। मिलाकर कुछ 25% का एक्सपोज़र होगा। और कुछ बाकी जो है जो हम बात करें क्लीयरिंग हाउसेज़ की या जो भी बीच में इंटरमीडिएटरीज़ हैं, आरटीएस वगैरह हैं, जो इसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली, उन सब का जो है वो पोर्टफ़ोलियो होगा। तो अगर आप इसको कुल मिला के अगर आप इसको मोटा-माटा देखें तो यू नो एक है हमारा बैक एंड और एक है हमारा फ्रंट एंड। तो एक बैकएंड है जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बैकएंड है जो हमारी ट्रांज़ैक्शंस प्रोसेस करता है एक निवेशक की, और फ्रंट एंड है जो कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहा है, जो कस्टमर का पैसा मैनेज कर रहा है या जो कस्टमर को ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है या जो कस्टमर को एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सारी कंपनीज़ जो हैं वो इस कैपिटल मार्केट में आती हैं और वही सब जो सेक्टर्स जो इसका पूरा पोर्टफ़ोलियो जो है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। फ्रंट एंड बैक एंड प्लेयर्स इन द या या कैपिटल। ओके। या या ओके सर। और सर स्कीम शुरू होने के बाद कैसे काम करेगी, मतलब ये इंडेक्स कैसे बनने वाला है? सो इंडेक्स एक्चुअली अगर आप देखेंगे, आप इंडेक्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है एनएसई के ऊपर। ओके। सो इंडेक्स लाइव है, इसके अंदर 15 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड अच्छा। स्पेस में है। या हम्म। सो इंडेक्स में क्या है, तो ये फंड जो है वो उसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, उसी इंडेक्स के उसी कंपनीज में सिमिलर सेम प्रपोर्शन में, है ना, सेम मात्रा में उसमें निवेश करेगा। और अगर आप देखें तो इंडेक्स ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और इसमें इंडेक्स में क्या है कि हमने निफ्टी 500, तो ये जो हमने पहले सेक्टर सिलेक्ट कर लिए हैं, इन हाँ। सेक्टर्स में जो भी टॉप कंपनीज, जो भी निफ्टी 500 में जो कंपनीज आएंगी,
ठीक है, उन कंपनीज में से टॉप 20 कंपनीज जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ओके। सिलेक्ट होंगी और वो इसका पोर्टफोलियो बनाएंगी। तो अगर इसमें हम 5 बेसिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक्सचेंज और डेटा प्लेटफॉर्म, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेज, स्टॉक ब्रोकिंग एंड अलाइड फर्म्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो है इसके 5 बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और इन इंडस्ट्रीज के अंडर जो भी आपकी लिस्टेड स्पेस में कंपनीज आती हैं और निफ्टी 500 में आती हैं, उनमें से जो टॉप 20 कंपनीज होंगी वो इस एनएसई इस इंडेक्स का पार्ट रहेंगी। और एक टाइम पर इंडेक्स बनने के बाद हर 3 महीने के बाद उसका रिव्यू होगा कि किसी ओके। कंपनी का जो प्रपोर्शन है वो ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो हर 3 महीने के बाद रिव्यू होगा। और ऐसा भी होता है कि आने वाले समय में बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, है ना, जो कि इस सेगमेंट का पार्ट हो सकते हैं। तो हर 6 महीने में उसका भी रिव्यू होगा कि इस इंडेक्स में नई कंपनी कौन सी ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या वो ये सारी जो क्राइटेरिया हैं इस इंडेक्स में आने के, अगर वो पूरे कर पा रहे हैं तो वो उसका जो रिव्यू है, रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर हम उसको बोलें ऑफ द इंडेक्स, हाँ। वो जो है हर 6 महीने के बाद होगा और बेसिक रिव्यू जो है वो हर क्वार्टर में। तो दिस इज हाउ दिस इंडेक्स की जो वर्किंग है वो इस हिसाब से चलेगी। ओके। और क्या ये स्कीम का उद्देश्य ये है कि अभी जिस तरह से मार्केट तेजी में बढ़ रहा है उसका लाभ उठाने के लिए ये स्कीम पोजीशन है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, मार्केट में क्या है कि कभी उतार-चढ़ाव जो है वो आते रहेंगे, है ना? जी। कभी आपको बहुत अच्छे साइकिल देखने को मिलेंगे, जैसा हम अभी देख रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल। आपने देखा हो कि अभी पिछले 1 हफ्ते में एक हमने छोटी-सी करेक्शन भी देखी है, जी। मार्केट में पिछले जी। 4-5 दिन में। ये स्कीम जो है सिर्फ मार्केट की, अगर आप बोले ये बुल रन या बहुत तेजी जिसको आप बोल रहे हैं कि उसका फायदा उठाने के लिए बनाई गई है, ऐसा नहीं है। तो ये स्कीम अगर आप देखो, जो हमने शुरू में बात करी, जो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, तो एक तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है पहले तो सेविंग्स की तरफ। तो अगर आप भारत में देखें आज की डेट में लोगों का डिस्पोजेबल इनकम, जो लोगों के पास आमदनी है बेसिकली, वो बढ़ गई है। तो लोग जी। आज आप देखो तो मेरे ख्याल से एक आदमी 1 लाख रुपए का आईफोन लेकर भी घूमता है ना? आज जो कि शायद हम आज से 15-20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। यहाँ इतना कॉमन हो जाएगा, है ना? और अगर हम और चीज़ों को भी देखें, द वे इंडिया में कंज़म्पशन बढ़ रहा है, लोगों का अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, आप देखते हो आपको होटल्स फुल मिलते हैं। आप एयर टिकट बुक करने जाते हो, आपको एयर टिकट नहीं मिलती है। आप होटल में खाना खाने अगर वीकेंड पे जाते हो तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है? तो अगर उन सब चीज़ों को देखें तो वो इसलिए है कि लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम जो है, आमदनी जो है वो बढ़ गई है। और राइट। दूसरा, लोगों का खर्च करने का तरीका भी जो है वो बदल रहा है। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि हमको सिर्फ कमाकर या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाकर ही नहीं रख के जाना है, हमको भी एंजॉय भी करना है लाइफ में। वो भी एक सोच जो है वो चेंज हो रही है। बिल्कुल। एंड थर्ड, जो हम बात कर रहे हैं कि इनकम बढ़ी है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और सेविंग की तरफ भी जो ध्यान है वो बढ़ गया है। तो सेविंग की तरफ आज की डेट में शायद अगर आप देखें तो आज हर आदमी सोचता है कि मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो मैं खुद करूँगा। मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे बच्चे नहीं है, जो शायद आज से 2-4 साल जनरेशंस पहले अगर हम देखते थे, तो सिर्फ ये होता था कि हाँ, बुढ़ापे में बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का खर्च उठाते थे और यही चलता आ रहा है परंपरा। लेकिन आज की डेट में एक आदमी सोचता है कि मेरे को सेव भी करना है। मेरे खुद को के लिए, खुद का खुद के फ्यूचर। लिए अपनी रिटायरमेंट में मेरे को सेल्फ स्टैंड रहना है ना? तो जो काम मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करते नहीं कर पाया, वो मुझे अपने रिटायरमेंट के टाइम पर भी करने हैं। सो आई थिंक एक सेविंग का जो हैबिट है वो भी चेंज हो गया है। सेविंग का फिर उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया है। जैसा हमने बात की कि फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ एसेट होना शुरू हुआ है। लोगों का पहले तो फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ सेविंग होना शुरू हुआ और उसके बाद अब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इक्विटीज़ और कैपिटल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स। तो उन सब की तरफ रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो ये जो फंड है, ये कोई एक रिसेंट या एक पर्टिकुलर साइकिल को कैप्चर करने के लिए, तेजी या मंदी को कैप्चर करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये उस स्ट्रक्चरल शिफ्ट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। सो वेयर इन अगर आप देखोगे कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अभी एक इसमें टैक्टिकल एलोकेशन लेकर आप हो सकता है 1-2 महीने में कोई अच्छा रिटर्न कमा लें, या कोई आप पैसा अपना कम भी कर लें, अगर मार्केट में जी। वोलेटिलिटी आती है ना? राइट। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के लिए इसमें बने रहते हैं, निवेश करते हैं, अगर आप अपना पैसा को 5, 10 साल, 15 साल के बाद देखते हैं, तो डेफ़िनेटली अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो ये फंड मार्केट की किसी एक साइकिल को कैप्चर करने के लिए नहीं, बल्कि भारत में जो एक सेविंग्स का स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इक्विटीज, उसको कैप्चर करने के लिए बनाया गया है, और जिसमें कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने का चांस है इसमें। सर मेरा अगला सवाल है, न्यू फंड ऑफर या मैं कहूँगी एनएफओ, एनएफओ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो का कितने प्रतिशत हिस्सा एनएफओ के लिए, एनएफओ में निवेश करने के लिए रखना चाहिए? या सो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कितना तो सबसे पहले तो हम पहला सवाल लेते हैं कि इस एनएफओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एनएफओ अगर आप देखोगे, ये भारत में दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अभी तक इस थीम के ऊपर कोई फंड आया ही नहीं है, तो ये राइट। पहला फंड है जो इस कैपिटल मार्केट इंडेक्स को कैप्चर करेगा और इसमें निवेश होगा। सो आई जी। थिंक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारी थीम्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, या आप डिफरेंट जगह इन्वेस्टेड हैं, तो ये आपको एक डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ऑल दोज थीम्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो पहला तो अगर हम इसकी बात करें तो ये डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। सेकंड जो हमने बात करी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन सेविंग्स टुवर्ड्स इक्विटीज, एंड डेफिनेटली जो भी कंपनीज इस कैपिटल मार्केट के साथ एसोसिएटेड रहेंगी, तो उनमें आपको मुनाफा होने के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो डेफिनेटली दिस पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो आपको दे सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ, हमको कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का इसमें निवेश ज़रूर करना चाहिए। दूसरा जो आपने पूछा कि कितना पोर्शन इसमें हाँ। है ना, हमको कितना पार्ट जो है एक पोर्टफोलियो का इसमें निवेश करना चाहिए। तो ये एक थीमेटिक फंड है, जिसमें अगर आप देखेंगे ये बहुत ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल फंड नहीं है, ब्रॉड बेस्ड फंड नहीं है, बल्कि एक छोटी थीम का फंड है। तो इस तरह से राइट। और भी बहुत सारे थीमेटिक फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें निवेश करने के लिए कि कितना परसेंट करना चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये है कि हर आदमी को अपना एसेट एलोकेशन ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि राइट। मैंने कितना इक्विटी में लगाया है, और दूसरा मेरा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितना है, उसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। इसमें एलोकेशन लेने थीमेटिक फंड में एलोकेशन लेने के लिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट ओवरऑल थीमेटिक फंड्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको थीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क एपेटाइट और अपना एसेट एलोकेशन देखना चाहिए, और उसके बाद एक किसी थीम में अपना पैसा जो है, थीम को सिलेक्ट करना चाहिए निवेश करने के लिए। और अगर इसकी बात करें तो आई थिंक एक थीम में जो कि एक डिफरेंशिएटेड थीम हो, अलग-अलग थीम जो ओवरलैप नहीं कर रही हो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक एक 4 से 5% का एलोकेशन जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म अपना पैसा रखना चाहते हैं, तो उसमें आप इतना एलोकेशन ले सकते हैं। ओके। बट हैविंग सेड दैट, आपको अपना रिस्क एपेटाइट और अपना एसेट एलोकेशन ज़रूर देखना चाहिए। जी सर, इसमें आपने एक बहुत आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि ये स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना नया है मार्केट में कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारे दर्शक जरूर इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट विल चलो, ऑफर दैट यूनिक डाइवर्सिटी इन देयर पोर्टफोलियो। सर ऑन दिस नोट मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये था कि इस स्कीम में निवेश करने के लिए करना हो तो कम से कम कितनी रकम या कितने रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे? या अगर आप इसमें लमसम पैसा मतलब एक बार में ही अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप 5,000 रुपया जो है इसमें लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आप इसमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्ट होता रहे, तो जी। उसमें आपका मिनिमम अमाउंट जो है वो सिर्फ़ ₹100 है। तो एसआईपी ओके। जो है वो आप ₹100 की भी कर सकते हैं एज़ लो एज़, और लमसम के लिए आप कम से कम ₹5000 लगाकर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो सर आपके लिए मेरा आखिरी सवाल था। मैं आपसे सबसे पहले बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, और उसके साथ ही हमें इतने अच्छे इंसाइट्स दिए जिसके ऊपर से मैं खुद भी बहुत सीखी हूँ आपसे आज। और मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक हैं जो सदन के साथ जुड़े हुए हैं उनको आज काफी नई चीजें समझ में आई, काफी ट्रेंड्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने बात की, और ये जरूर उनके लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो मैं सदन की तरफ से आपका अगेन आई से अ बिग थैंक यू टू यू सर। Thank you so much. I think I must say thank you for having us here, and मेरे इट्स ख्याल आवर से प्लेजर। आप जो लोग ये आप जो काम कर रहे हैं निवेशकों को जागरूक करने के लिए, उनके लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं बेसिकली, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आज की डेट में, ताकि लोगों को समझ आना चाहिए कि उनके लिए निवेश करने के अच्छे और कितने विकल्प और सही विकल्प अवेलेबल हैं। सो मैं आपको वेरी ऑल द बेस्ट टू यू इनटू दिस योर इनिशिएटिव। थैंक यू। Yeah. Thank you so much for having us here. Thank you. थैंक यू सर।